ओके, इस सवाल को देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम at a distance of 40 centimeter from it. What is magnitude of the charge? तो सवाल कह रहा है यहाँ देखो एक पॉइंट चार्ज है, मान लो उसकी वैल्यू Q है, उससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है सवाल में वो दी हुई है 5 न्यूटन पर कूलम। अब हमारे को ये चार्ज निकालना है, तो किस कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। ओके, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, अगर एक पॉइंट चार्ज Q हो, उससे किसी भी डायरेक्शन में R डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट P है, तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। करेक्ट, ये फॉर्मूला होगा। तो इससे आप Q निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी? Q इक्वल टू 4πε0 आर स्क्वायर इंटू ई। अब 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ तो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹ आर स्क्वायर, मतलब 0.4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ये डाल देंगे, जो भी आएगा उतनी ही कूलम चार्ज की वैल्यू हो जाएगी इसकी। दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या कह रहा है सवाल। यहाँ एक वाटर की पार्टिकल है और इस पार्टिकल का वजन यानी कि मास 10 मिलीग्राम है, और 10 मिलीग्राम को हम लोग 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। 10 ग्राम को 10⁻³ किलोग्राम लिखते हैं, तो मिलीग्राम को क्या लिखेंगे? 10⁻⁶। तो यहाँ क्या हो जाएगी? ओके, अब समझते हैं। तो इस मास को हम कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में। ओके, वापस से क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 10 यानी 10 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम की वाटर की पार्टिकल है, और ये एक कमरे में फ्रीली सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब है वो ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, ना राइट जा रही है ना लेफ्ट जा रही है। ओके, तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो 0 लग रही है। जो इस पार्टिकल के ऊपर अर्थ फोर्स लगाएगी वो नीचे की तरफ लगाएगी, वो उसकी वेट होगी, और वेट क्या होती है? mg होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हर हाल में ऊपर की डायरेक्शंस में लगेगी, तभी वेट को बैलेंस कर पाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज जो इसके ऊपर है, कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इस पॉइंट पे होगी, जो यहाँ पे होगी। तो ये तो पता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, उसी को निकालना है, इसी ई को हमारे को निकालना है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शंस में लगेगी वो हो गई Q इंटू ई, और टोटल वेट जो लग रही है वो है mg। तो अब इनको बैलेंस करेंगे, यानी Q E इक्वल टू mg हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा mg अपॉन q, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁶ m की वैल्यू, 9.8 g की वैल्यू, q की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁶। इन सब को सॉल्व करेंगे और हमारे को आंसर मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू न्यूटन्स पर कूलम में। ओके, इस सवाल में देखो क्या कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके
वर्टेक्स के ऊपर चार्ज सेम रखे गए हैं और उनकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻8 कूलम। अब इस ट्रायंगल के ठीक बीच में एक पॉइंट है। ट्रायंगल की जो बीच की पॉइंट होती है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, जहाँ पे तीनों मीडियंस आके मिलती है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो 20 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो वापस से इसको हम रीड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो सिमिलरली हमने तीनों वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रख दी है और ये है बीच की पॉइंट। ओके, तो इस चार्ज की वजह से ये बी के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस इधर होगी और मैग्नीट्यूड मान लो हाइपोथेटिकली ई है। तो ये और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ये हो जाएगी। ओके, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी इस पॉइंट पे, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। ओके, अब इसको कांस्टेंट मान लो और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे। ये जो एंगल बन रही है ये कितनी है, 120 डिग्री। ओके, और ये भी कितनी होगी, 120 डिग्री, और ये भी कितनी होगी, 120 डिग्री। क्लियर? तो ये है एंगल 120 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई रिजल्टेंट, वो क्या होता है, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, E1 की जगह क्या आ जाएगी, E, तो E², E2 की जगह भी E ही आएगी, तो E², यहाँ हो गई 2E², और थीटा कितनी हो गई, 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये हो गई 2E² प्लस 2E², और cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -½ तो हम यहाँ डाल देंगे -½ करेक्ट। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ -E² है और यहाँ 2E² है, तो क्या हो जाएगी, √E², तो फाइनली आ जाएगी E। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आ गया, E, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट E है और उसकी डायरेक्शंस होगी अपवर्ड। अब ये जो रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, exactly same in magnitude and opposite in directions, therefore the net electric field at this point will be 0। I guess समझ में आ गया होगा। अब हमारे को इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो एक चार्ज यहाँ है Q और R डिस्टेंस एक पॉइंट है P, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ओके, अब इसी का यूज करेंगे 3 बार। एक बार निकालेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर सेम होगा। ठीक है, तो आप एक चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल लो V1, है ना, सिंगल, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q। अब ये जो डिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैसे निकलेगी, यही मेन चीज़ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस है वो हाइट है। ठीक है, और हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, √3/2 इंटू साइड, और साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.20। तो ये हो गई हाइट, तो हो गई 0.10 इंटू √3 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, सॉरी पूरी। तो सिर्फ इतनी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हो जाएगी, देखो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं,
क्लियर। तो 2/3 इंटू डिस, ओके। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2/3 इंटू 0.10 इंटू √3। अब 3 ऊपर चली जाएगी तो यहाँ लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगी। ये थी एक की वजह से। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 3 है ना। तो नेट वी क्या हो जाएगी? 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/4πε0 2 इंटू 0.10 इंटू √3। इसको सॉल्व कर लो, पोटेंशियल मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। याद रखना सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं होगी। ये एक बहुत ही अच्छा केस है जिसमें आप देख सकते हो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं जिसकी वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आ रही है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं आ रही है। क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है, फिक्स्ड आ रही है। ओके, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है और इस रिंग की चार्ज Q है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिंग की रेडियस भी दी हुई है R। अब इस रिंग के एक्सिस, ये है एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रही है, पर एक पॉइंट है मान लो P। इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू Q है और इस चार्ज पार्टिकल की मास m है। हमारे को ये जो चार्ज पार्टिकल P पे रखा हुआ है उस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। और मान लो अगर ये जो डिस्टेंस है P की सेंटर से वो x है और ये x काफ़ी छोटी है R से, तो उस केस में हमारे को टाइम पीरियड भी निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिसकी चार्ज कैपिटल Q है और इस रिंग की रेडियस R है। इस रिंग के एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल रखी गई है। इस चार्ज पार्टिकल की मास m है और चार्ज स्मॉल q है। ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर से x डिस्टेंस पर है। हमारे को इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है और यदि यानी x की वैल्यू काफ़ी कम हो r से, उस केस में टाइम पीरियड निकालना है, ओके। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इस डायग्राम को हम वापस से यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकें। सेम रिंग है, रेडियस r है और चार्ज q है, पॉइंट P है। यहाँ से सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस x है। यहाँ पे आप एक छोटी सी एलिमेंट चार्ज की ले लो dq। पूरी रिंग की चार्ज कितनी है? कैपिटल Q। तो ये जो छोटी सी एलिमेंट है इसकी चार्ज क्या हो जाएगी? dq। अब इस छोटी सी एलिमेंट से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि होगी dE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, Q/4πε0 r² होता है। तो यहाँ dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड dE है वो हो जाएगी dq/4πε0 और यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस √x² + r² है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस पॉइंट पे है और उसका डायरेक्शन ये है, ओके। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ किया नहीं है, तो dq/4πε0 x² + r² आ गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस डायरेक्शंस में है, मतलब कोई इसकी डायरेक्शंस हम बता नहीं सकते, ओके। तो मान लेते हैं वर्टिकल के साथ इसकी एंगल कितनी है? थीटा है, ओके। अब यहाँ भी एक क्या होगी? डायमेट्रिकली ये जो हमने dq कंसीडर किया है इसके ऑपोजिट यहाँ पे भी एक dq होगी जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शंस में होगी, ओके।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक इसी तरह यहाँ जो एलिमेंट था, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल होगी और एक इलेक्ट्रिकल होगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को ऐड करेंगे। तो वो इस वजह से क्या हो जाएगी, इस रिंग के हर एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस पॉइंट पी पे होगी, उसका डायरेक्शन एक्सिस के डायरेक्शंस में ऐड होगा, सुपरपोज होगा। बाकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस है वो नलीफाई हो जाएगी। तो हमारे को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है इसका एक्सियल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो निकालना पड़ेगा। तो डी ई एक्सिस क्या हो जाएगी, डी ई जो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका कंपोनेंट यानी कॉस थीटा। तो हम डी ई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, करेक्ट। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ मान लो एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस डेट इज एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डी ई एक्सिस क्या आ गई, डी क्यू एक्स बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रिंग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे अलोंग द एक्सिस वो निकल आएगी। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो x कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है, बाहर निकल आ जाएगी। डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, q मिलेगा, डी क्यू स्मॉल एलिमेंट है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, q मिलेगा। तो ई एक्सिस की वैल्यू ये हो जाएगी क्यू एक्स अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ये हो गई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पे कितनी चार्ज है और इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, इस पॉइंट पे टोटल कितनी है और टोटल चार्ज कितनी है, Q है, तो Q इंटू दिस थिंग, यही हो जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो यहाँ x 0 ले लोगे, तो क्यू एक्स अपॉन 4πε0 आर क्यू आ जाएगा। अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये फोर्स है, जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। ये जो फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स है, और एक दूसरी फोर्स लग रही है, वो क्या लग रही है, mg लग रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देखो, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो आप इसको बोल सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज के एक्स। ओके, तो ये जो के है वो क्या हो जाएगी, इतनी बड़ी पार्ट। याद रखना सिंपल हार्मोनिक मोशन में तभी होगी जब एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा, यानी फोर्स जो होगी वो के एक्स के इक्विवेलेंट होगी। तो इसको कंपेयर करोगे तो x ऊपर है तो k क्या हो जाएगी, ये जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी q बाय 4πε0 आर क्यू। ओके, ये हो गई। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, हमेशा याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है, या पहले टाइम पीरियड ही निकाल लेते, फ्रीक्वेंसी की जो होती है, टाइम पीरियड जो होती है वो होती है 2π√m/k। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रही है वो, उसकी टाइम पीरियड हो जाएगी 2π√m, और k की वैल्यू आपने यहाँ से देख रखी है, तो ये हो जाएगी q 4πε0
आर क्यूब, यही हो जाएगा आंसर। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा।